हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिव्य सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं फॉर ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ JKAS 2021 का जो पेपर हुआ था। ठीक है जी, जीएस पेपर 1 का हम जो है डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर आपके जो 41 क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल आपके साथ डिस्कशन कर दी है। आज की क्लास में हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ऑलरेडी आपने आंसर की तो देख ली है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन से पूछा गया है उसके डिटेल एनालिसिस क्या है। क्योंकि ये क्लास जो है न सिर्फ आपके उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया था, बल्कि उनके लिए भी एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में आपके एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे फिर वो JKSSB का एग्जाम हो कोई भी, या JKPSC का, इवन जो आपके पास असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। तो समझिए क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनका आंसर किस तरह से क्या है। चलिए जी, क्वेश्चन 42 पूछा गया था। हमारे पास जो सीरीज अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर की, वो सीरीज हमारे पास बी अवेलेबल है। थेल इंडेक्स, गिनी इंडेक्स एंड पाल्मा रेशियोज जो हैं ये किस चीज़ को मेजर करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास जो थेल इंडेक्स है, ठीक है जी, थेल इंडेक्स क्या है सर? थेल इंडेक्स अगर देखा जाए तो ये एक बेसिकली आपके पास एक स्टैटिक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर कर सकें। नंबर सेकंड आपके पास गिनी इंडेक्स आ रहा है। गिनी इंडेक्स को आप गिनी कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये एक सिंगुलर नंबर है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या वेल्थ। सिमिलरली आपके पास पाल्मा रेशियो जो आ रहा है ये एक मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है। इट इज़ द रेशियो ऑफ रिचेस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन शेयर ऑफ GNI, डेट इज जो आपके पास ग्रॉस नेशनल इनकम आ रही है उसका 10% जो आपके पास पॉपुलेशन, जो रिचेस्ट पॉपुलेशन का 10% का शेयर आ रहा है, डिवाइडेड बाय पुअरेस्ट 40% शेयर जो है, इन दोनों का रेशियो आपके पास पाल्मा रेशियो आ रहा है। तो इन सारी डेफिनेशन ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये जो तीनों के तीनों रेशियोज हैं, ये तीनों के तीनों इंडेक्स जो हैं ये किसको दर्शाते हैं सर? ये जो इकोनॉमिक आपके पास इनकम की जो इनइक्वालिटी है उसको दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 42 आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। विच आर फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन विद इकोटॉक्स। ठीक है जी, पूछा गया है कि इकोटॉक्स के संबंध में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात जो है सच है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि भाई हमारे पास इकोटॉक्स क्या है, इकोटॉक्स किसे कह रहे हैं, इकोटैक्स किसे कह रहे हैं। इकोटैक्स का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपके पास इकोलॉजिकल टैक्सेशन आ रही है। इकोलॉजिकल टैक्सेशन ये एक टैक्स है जिसे लगाया जाता है विच इज लिवर्ड ऑन एक्टिविटीज़ जो कंसीडर किए जाते हैं हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ऐसे एक्टिविटीज जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल माने जाते हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे आप इकोलॉजिकल टैक्सेशन कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है जी, इसे क्यों लगाया जाता है? इट इज इंटेंडेड ताकि प्रमोट किया जा सके एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज वाया इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। इकोटैक्स एड्रेस करता है फेलियर ऑफ द फ्री मार्केट टू कंसीडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो ठीक है जी, अब हमसे पूछा गया है कि इसके संबंध में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात सच है। पहला ऑप्शन दिया गया था टैक्स इम्पोज ऑन द प्राइवेट पार्टीज टू फील द सोशल बर्डन ऑन देयर एक्शंस। ये बात तो ठीक है। तो 1 कहाँ आ रहा है सर? 1 और 2 में आ रहा है, 1 और 3 में आ रहा है। थर्ड में क्या दिया गया है? आर अप्लाइड ऑन द बिजनेस फर्म्स एंड कमर्शियल एंटिटीज। अगर आप देखेंगे कि आपके पास पूछा गया है कि ये जो आपके पास इकोटैक्स का कंसेप्ट है बिजनेस फर्म्स एंड कमर्शियल एंटिटीज, सर थर्ड ऑप्शन से ज़्यादा हम 2 पर निर्भर कर रहे हैं। इंक्रीज टैक्स ऑन पेट्रोलियम। ठीक है जी, पेट्रोलियम जो है इनकी वजह से आपके पास एनवायरनमेंट पर ज़्यादा असर हो रहा है। तो 1 और 2 जो है इसका आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका आप कंसिडर कर सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए सर, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए क्योंकि इसकी जो आपके पास ऑफिशियल आंसर की आई है और जो हमें आंसर लग रहा है उसमें थोड़ी मतभेद है, उसमें थोड़ी गुंजाइश है फेरबदल की। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है विच आर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, जो आपके पास ECA एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955। चलिए सबसे पहले इसके बारे में आपके पास हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955, ये सर ये एक्ट क्या है? ये एक एक्ट है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जिसे एस्टेब्लिश किया गया था ताकि कुछ हमारे पास, देखिए कुछ हमारे पास ऐसी कमोडिटीज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनकी प्रोडक्शन, अगर उनकी सप्लाई जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए किसी वजह से, होर्डिंग की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, तो ये बहुत सारी नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों की सप्लाई जो है, डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए हमने एक एक्ट लाया था जिसे आपने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का नाम दिया था। इसमें आपके पास फूड स्टफ्स इंक्लूड होते थे, आपके ड्रग्स, फ्यूल जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारे इंक्लूड होते थे। दिस एक्ट वाज मॉडिफाइड बाय द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। 2020 में इस एक्ट को जो हमने अमेंड किया था एज ए पार्ट ऑफ 2020
इंडियन फार्म रिफॉर्मर्स। तो इस एक्ट को हमने 2020 में ही अमेंड किया था, 2020 में ही रिसेंटली जो है इसमें अमेंडमेंट की थी। जो इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स जो इसमें आते थे उसमें हम इंक्लूड करते थे सर फर्टिलाइजर्स हो गए, पल्सर्स हो गए, ईडेबल ऑयल्स हो गए, एज वेल एज आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंटर कैन इंक्लूड कर सकती है न्यू कमोडिटीज एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। जब कुछ चीज़ों की अराइज लगेगी कि भाई हमें इन्हें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लाना पड़ेगा, तो सेंटर जो है ये काम कर सकती है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो इसमें हैं उनको बाहर भी ले सकती है एंड टेक देम ऑफ द लिस्ट वन द सिचुएशन इंप्रूव्स। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो कुछ कमोडिटीज़ को इसमें बाहर भी ले सकती है। तो ये गुंजाइश आपके पास सेंटर के पास दी गई है। अगर अब 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ, देखिए इसको स्टार्ट किया गया था, प्रोमलगेट किया गया था 5 जून 2020 को। लोकसभा में इसको हम पास करते हैं सर 15 सितंबर 2020 को हम लोकसभा में से इसको पास कर देते हैं। उसके बाद ये आगे चली जाती है कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको 22 सितंबर में पास किया जाता है। 27 सितंबर को इसको हमारे प्रेसिडेंट साहब जो रामनाथ कोविंद हैं वो इसको अपनी एसेट दे देते हैं। इसकी वजह से ये एक्ट बन जाता है और एक्ट ऑलरेडी हमारे गैजेट में भी आ गया है। ठीक है जी, ये ऑर्डिनेंस जो हमने 2020 में पास किया ये अमेंड करता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, ताकि अलो कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि कुछ सर्टेन कमोडिटीज हैं उन्हें डीलिस्ट कर सके, उनको बाहर कर सके एज एसेंशियल, ताकि अलो कर सके गवर्नमेंट को टू रेगुलेट देयर सप्लाई एंड प्राइजेस। कब? ओनली इन द केसेस ऑफ वार, फेमाइन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइजेस और नेचर कैलेमिटीज़, जिसकी वजह से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कम्युनिटी को डिलिस्ट कर दिया। इसकी वजह से ये जो कम्युनिटी जिनको डिलिस्ट कर गया, सिर्फ इनकी प्राइजेस, इनकी सप्लाई को तब सेंट्रल गवर्नमेंट रोकथाम इन पर कंट्रोल कर सकती है जब वार की सिचुएशन आ जाए, फेमाइन की सिचुएशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्राइजेस राइज हो जाए या नेचर कैलेमिटीज़ आ जाएँ। इनमें जो आपके पास जो चीज़ें आपने डीरेगुलेट कर दी उनमें आपके फूड आइटम्स थे, इंक्लूडिंग सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, पोटैटोज हो गए, ओनियन हो गए, ईडेबल ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल्स हो गए, इनको हमने डिलिस्ट कर दिया था। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नई चीज़ों को ऐड भी कर सकती है, जो इसमें मौजूद है उनको हम बाहर भी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बोला गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऐड और रिमूव द कमोडिटी फ्रॉम द लिस्ट। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल रॉन्ग है। पूछा क्या गया है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है सर? पहला ऑप्शन जो है एज पर द क्वेश्चन 44 ये ठीक बैठ रहा है। हमें पूछा गया कि रॉन्ग कौन सा है, इसमें ट्रू कौन सा नहीं है। सो सर 1 जो है 1 ट्रू नहीं है, तो जो भी हमारा आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है इंक्लूड होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि या तो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ सकता है या तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी आ सकता है। लेकिन अगर आप एज पर ऑप्शन की देखते हैं क्वेश्चन 44 की, वहाँ पर इसका ऑप्शन सी दिया गया है। सी सर हो नहीं सकता, क्योंकि सी के साथ इसमें सी में ये लाजमी बात होती कि 1 ऑप्शन आना चाहिए। हाँ, अगर ये बात पूछा जाता है कि विच आर फॉलोइंग इज ट्रू, अगर ट्रू पूछा जाता है तो 2 और 3 के साथ आप जा सकते थे। हमारे हिसाब से इसका आंसर या तो 1 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे इसमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नई चीज़ों को ऐड कर सकती है, पुरानी चीज़ जो उसमें मौजूद है उनको हम डीरेगुलेट कर सकते हैं, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था विच आर फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है? सर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ट्रू नहीं है, तो यही तो ट्रू नहीं है, तो यही तो आपके ऑप्शन में आना चाहिए। चलिए, होप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है? 45। ठीक है जी, क्वेश्चन 45 में बोला गया है द की एस्पेक्ट्स ऑफ मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्यूज कैन बी मैच्ड। अब इनको एक दूसरे से मैच करना था। देखिए सर, इसको मैच करने का सबसे पहला आसान तरीका ये था कि आप अगर ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सर ये सीधे सीधे स्ट्रक्चरल व्यू के साथ रिलेट हो रहा है। इसका मतलब थोड़ जो है 3 के साथ बी का रिलेशन है, 3 के साथ बी सर यहाँ भी आ रहा है, 3 के साथ बी सर यहाँ भी आ रहा है। अब दोनों में से एक आप देखते हैं, 2 का रिलेशन अगर आप देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलाइजेज एनवायरमेंटल ग्रोथ, कर ये लिबरल व्यू आएगा या सिस्टमेटिक? सर ये तो ज़्यादा किसकी तरफ जा रहा है? लिबरल की तरफ जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे क्वेश्चन 45 को, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बन के आ रहा है। ठीक है जी, क्या आपके पास 1 जो है 1 सी के साथ आ रहा है आपके साथ, 2 जो है 2 आपके पास अगर देख रहे हैं तो ए के साथ मिल रहा है, तो 3 तो आपने ऑलरेडी बी के साथ ले लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप आंसर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन 44 जो है उस पर हमारे थोड़ी मतभेद चल रही है। चलिए जी, क्वेश्चन 46 पर बात करते हैं। क्वेश्चन 46 में क्या पूछा गया है? 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स ए ग्लोबल ब्लूप्रिंट एंड स्टिमुलेट्स एक्शन इन द फॉलोइंग। अब आपको पता होना चाहिए सर ये 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर ये क्या है? देखिए, अगर आपने ये बात कभी पढ़ी होगी न्यूज़ में, रिसेंटली ये चल रहा था पूरे साल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आपको पता हो ऑलरेडी जो ये टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो कि SSB पंचायत के लिए प्रिपेयर कर रहा था पिछले साल, तो पंचायत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है टॉपिक पर्टिकुलर मेंशन किया गया था, तो वहाँ भी आपने 1-2 बार पढ़ लिया होगा इसको।
तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, ये जो आपके पास कंसेप्ट आया था 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो है प्रिम्बल आप देखते हैं, प्रिम्बल में हमें बताया गया था कि जो एजेंडा है ये प्लान ऑफ एक्शन है फॉर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है जी। इट आल्सो सीक्स टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सल पीस इन लार्ज फ्रीडम्स। इसमें कहा गया था कि हम चाहते हैं कि वी रिकॉग्नाइज दैट इरेडिकेटिंग, हम चाहते हैं कि इरेडिकेट किया जाए पोवर्टी को इन ऑल फॉर्म्स एंड डायमेंशंस इंक्लूडिंग एक्सट्रीम पोवर्टी। ये हमारा ग्रेटेस्ट ग्लोबल चैलेंज है एंड इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बात हमें बोली गई थी। ठीक है जी, इसके प्रेमल में ही। अब जो इसके गोल्स हैं, जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं तो यहाँ इसके पास हमारे पास 17 गोल्स आते हैं। अगर आप इसके टारगेट्स देखते हैं तो 169 इसके टारगेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं एक्शंस ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन एरियाज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट। इसी में हमें ये बात बोली गई है कि इट प्रोवाइड्स ए ग्लोबल ब्लूप्रिंट एंड स्टिमुलेट्स एक्शंस इन द फॉलोइंग एरियाज। सर वो एरियाज कौन कौन से हैं? वो एरिया सर हमारे पास पीपल का एरिया आ रहा है, वो हमारे पास प्लैनेट का एरिया आ रहा है, वो एरिया हमारे पास प्रॉस्पेरिटी का एरिया आ रहा है, वो पीस का एरिया आ रहा है और पार्टनरशिप का एरिया आ रहा है। पीपल, सर पीपल आ रहा है, पीस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, प्लैनेट आ रहा है, पार्टनरशिप आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आपके पास बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एग्रीप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर ये आपके पास वेंचर कैपिटल असिस्टेंस है, ये कौन सी स्कीम है? ठीक है जी, VCA जो आपके पास स्कीम आ रही है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, ये क्या है? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम सर ये बेसिकली आपके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट की स्कीम है। कुछ हमारे पास ऐसे क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अगर शॉर्टफॉल ऑफ कैपिटल हो रही है, उस शॉर्टफॉल ऑफ कैपिटल को मीट करने के लिए जो SFAC है आपके पास, SFAC जिसे आप स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम कहते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ताकि ये आपने जो कैपिटल की जो कमी है उसे मीट कर सकें रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोवाइड क्या करती है सर? ये प्रोवाइड करती है आपके पास इंटरेस्ट फ्री लोन्स। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम इट्स ए फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइडेड। ये देता है कौन है सर? SFAC देता है, जिसे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम देता है। देता किसको है? टू क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स, किस लिए? टू मीट शॉर्टफॉल इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर आपके पास क्या क्या आ रहा है सर? सीधा सीधा इंटरेस्ट फ्री लोन जो है ये प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 आपके साथ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 48 में बात हो रही है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है सर? सबसे पहले ये बात डिस्कस करते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक ऐसा मेथड है जिसे प्रमोट किया गया है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के माध्यम से, ताकि मेजर किया जा सके ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल कैपिटल। दैट ये हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ द नेचर इट टेक्स टू सपोर्ट पीपल और एन इकोनॉमी। सीधे सीधे कहें तो ये ट्रैक जो ये आपके पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ये मेजर करता है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ह्यूमन डिपेंडेंस के कितनी है आपके नेचर रिसोर्स पर, इस बात को ये दर्शाता है आपके पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो आपके पास दिया गया था ऑप्शन नंबर बी में, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 49, ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट मॉडल इज इट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन। सर ज़्यादा डिपेंडेंस किस पर होती है इसकी? वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए एनर्जी पर होती है। या आपने सबने जो है उम्मीद करते हैं आंसर करेक्ट दिया होगा। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द मेजर काज ऑफ द कोरल ब्लीचिंग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि लास्ट पूरे एक साल से ये बात जो है कोरल्स की जो है चर्चा में है। क्यों चर्चा में है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। कोरल ब्लीचिंग अगर देखा जाए सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो कोरल्स हैं ये वाइट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सर? बहुत सारे इसके जो फैक्टर्स हैं, स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया या न्यूट्रेंट्स हो गया। ब्लीचिंग की वजह से जो आपके पास कोरल जो पॉलिपस हैं ये एक्सपेल कर देते हैं एल्गी को, जो इनके टिश्यूज़ में रहती है उस एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास कोरल्स हैं ये वाइट पड़ जाते हैं। और इस कंसेप्ट को आप नाम देते हैं सर कोरल ब्लीचिंग का। लीडिंग काज अगर आप कोरल ब्लीचिंग का देखेंगे सर, लीडिंग काज अगर आप इसका देखेंगे कि जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो सबसे लीडिंग काज इसका आ रहा है सर क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, तो अगर आपका प्लैनेट गर्म हो जाएगा इसकी वजह से ये बात होगी कि जो आपके पास ओशन है वो भी वार्म हो जाएगा। मतलब जो वार्म प्लैनेट है सीधा सीधा कह सकते हैं वार्म प्लैनेट मीनिंग से वार्म ओशन। अगर आपके पास वाटर में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए टेम्परेचर में, इवन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट की चेंज आ जाती है, इसकी वजह से कोरल जो हैं ये एल्गी को ड्राइव कर देते हैं बाहर,
जिसकी वजह से जो कॉरल्स हैं ये वाइट पड़ जाते हैं और कंसेप्ट आपके पास कॉरल ब्लीचिंग को देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बाकी रीजन जैसे आपके पास लो टाइड्स हो गए, पोल्यूशन हो गया, टू मच सनलाइट, ये भी आ सकते हैं, लेकिन मेन काज जो है ये टेम्परेचर की वजह से जो इनका पानी जो गर्म हो जाता है उस वो रीजन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आप देख रहे हैं। लेकिन पूछा क्यों गया सर, क्योंकि ये पिछले साल से ही न्यूज़ में है। अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम जो है वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ माना जाता है। ठीक है जी, यूनेस्को ने इसको एक ट्रेजर्ड यूएन हेरिटेज साइट का खिताब दिया था, ट्रेजर्ड यूएन वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस का खिताब इसको दिया था। लेकिन जो आपके पास रिसेंटली खबरें आ रही थी पिछले साल से, वो उनमें दर्शाया जा रहा था कि यूनेस्को इस बात पर चिंता जता रही है कि जो आपके पास लगातार यहाँ पर एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, जो एक्सेस डेवलपमेंट हो रही है, जो ओवर टूरिज्म हो रहा है, इसकी वजह से वो मजबूर हो रहे हैं कि वो स्टेप उठाएं कि ये जो है आपके पास जो ये ग्रेट रीफ है इसको बाहर निकाला जा सके ट्रेजर्ड यूएन वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से। ठीक है जी, इसी वजह से ये न्यूज़ में था, तो इसी वजह से जो है आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 51 के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, ये भी आपके पास करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, एग्जामिनेशन में आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये देखकर बोला हो भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर गंगा ए वैरायटी ऑफ डॉल्फिन नेम डेड ऑफ फाउंड। कौन से वैरायटी ऑफ डॉल्फिन आपको गंगा में मिलते हैं सर? उनको आप सुसु SUSU जो आपके पास डॉल्फिन्स हैं या आपके पास गंगा में मिलते हैं। देखिए जो आपके पास गंगियाटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं उन्हें आप सुसु डॉल्फिन्स कहते हैं। इट्स ए स्पीसीज ऑफ टू-थर्ड वेल क्लासिफाइड इन द फैमिली प्लेंटिनिस्डे। ये आपके पास गंगा और इसके रिलेटेड रिवर्स पर्टिकुलरली आपके पास इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इन यहाँ पर ये मिलते हैं और ये रिलेटेड हैं किसके साथ? मच स्मॉलर इंडस रिवर डॉल्फिन जो आपके पास इंडस रिवर पाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक है जी, उनके साथ ये बहुत रिलेटेड है। लेकिन पूछा क्यों गया? क्योंकि सर रिसेंटली अगर देखा जाए तो आपके पास एक गंगियाटिक डॉल्फिन है जिसे मार मार के बीट कर करके पूरा डेथ कर दी थी उसकी। कहाँ पर? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। और हमारे कानून में ये बात लिखी गई है, बोली गई है दैट किलिंग द गंगियाटिक रिवर डॉल्फिन इज ए पुनिशेबल ऑफेंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है उसमें हमने ये बात को दर्शाया है कि किलिंग इस तरह की जो सुसु डॉल्फिन है, जो गंगियाटिक आपके पास रिवर डॉल्फिन है, इसको मारना एक पुनिशेबल ऑफेंस है। तो रिसेंटली आपने ये जो घटना है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में थी, इसलिए एग्जामिनेशन पूछा गया है कि आप बताइए कि गंगियाटिक जो आपके पास डॉल्फिन है उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप सुसु डॉल्फिन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 नॉन नेटिव स्पीसीज के बारे में पूछा गया। सर नॉन नेटिव स्पीसीज जिन्हें आप इंट्रोड्यूस स्पीसीज कहें, एलियन स्पीसीज कहें या एक्सोटिक स्पीसीज कहें, एडवेंटिव स्पीसीज कहें, इमाइग्रेंट स्पीसीज कहें, फॉरेन स्पीसीज कहें, नॉन इंडिजिनियस स्पीसीज कहें, नॉन नेटिव स्पीसीज कहें, वन एंड द सेम थिंग, सबका मतलब एक ही है। ठीक है जी, ये एक ऐसी स्पीसीज होती हैं विच आर लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। अपने जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है उनसे बाहर जाके जो है ये लिव कर रही हैं, बट विच हैज़ अराइव्ड देयर बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। और मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है दूसरे किसी आपके पास जहाँ जो हमने देख लिया कि आउटसाइड दियर नेटिव डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में वहाँ रहते हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इधर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली। तो आपसे पूछा गया था कि ये एस्टेब्लिश जिस नए एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ ये एस्टेब्लिश हो जाते हैं और उस एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, उसके रीज़न क्या हैं। देखिए अगर आप 52 देखेंगे तो इसका अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं बेटर एडाप्टेशन टू न्यू एनवायरनमेंट, सर ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और एब्सेंस ऑफ नेचर एनिमीज इन द इंट्रोड्यूसर रीजन, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। 1 और 3 अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये बातें आपको बोली गई थी, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ रहे हैं। लियाना डेंसिटी के बारे में पूछा गया कि लियाना डेंसिटी इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड क्या है। अगर लियानाज आप देखेंगे बेसिकली आपके पास लियानाज जो हैं ये आपके पास दीज आर वुडी क्लाइंबर्स, ये आपके पास वुडी क्लाइंबर्स हैं जो रूटेड होते हैं सॉइल में एंड क्लाइंब अदर प्लांट्स टू रीच फॉरेस्ट कैनोपी। इनकी एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होती है आपके फॉरेस्ट इकोलॉजी पर और इकोसिस्टम फंक्शंस पर, पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में। अगर आप इसके रिलेटेड ये कंसेप्ट देखेंगे जो पूछे गए हैं तो लियाना डेंसिटी इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड नेगेटिव रिलेशनशिप होती है सर मीन एनुअल आपके प्रेसिपिटेशन के साथ। बिल्कुल सर, अगर आप इनका ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से आपके पास नीचे उतरता हुआ देखेगा। अगर आप इसको देखेंगे किसके साथ, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन के साथ डेंसिटी को रिलेशन देखेंगे तो ये नीचे उतरता हुआ देखेगा, मतलब जितना ये कम होगा उतना ये ज़्यादा होगी। अगर इसके बरकस आप इसको ड्राई सीजन के साथ देखेंगे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। 1 और 4 अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन में आपके पास पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे।
पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुछ पेयर्स दिए गए हैं। पूछा गया है विच आर अबव पेयर्स आर कलेक्टिव मैचड बेस्ड ऑन द हाइपर एक्यूमुलेशन। अब हाइपर एक्यूमुलेशन पोटेंशियल क्या है सर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ प्लांट्स आपके पास होते हैं जिन्हें आप हाइपर एक्यूमुलेटर्स कहते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ये काबिलियत रखते हैं कि ये ग्रो कर सकते हैं उस सॉइल में भी, उस वाटर में भी जहां आपके पास वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आपको मिल रही है। कुछ सॉइल्स या कुछ कहीं पर आपके पास पानी ऐसा मिलता है या सॉइल ऐसी मिलती है जिसमें आपके पास हाई कंसंट्रेशन मेटल मिलती है। कुछ प्लांट जो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उनको आप हाइपर एक्यूमुलेटर्स कहते हैं। हाइपर एक्यूमुलेटर्स ऐसे प्लांट्स हैं विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द सॉइल और वाटर विच हैव वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स, एब्जॉर्बिंग दीज मेटल्स, ये एब्जॉर्ब करते हैं मेटल्स को अपने रूट्स के माध्यम से, और कंसंट्रेटिंग एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ मेटल इन देयर टिश्यूज। ठीक है जी। अगर आप ऐसे ही हाइपर एक्यूमुलेटर देखते हैं तो इनमें अगर आप ये देखेंगे कि जो आपके पास ऑप्शन में दिया गया है थैलेपिसी सेरुलिनस, ये बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है इस पर, फॉर द रिमार्केबल प्रॉपर्टीज टू टॉलरेट टॉक्सिक लेवल्स ऑफ जिंक, कैडमियम और निकल। तो जिंक के साथ इसका रिलेशन सीधा सीधा आ रहा है। तो दो जो है जो आपके पास साइकोट्रिया डोरिया दिया गया है, ये भी निकल के साथ सीधा से रिलेशन आ रहा है। तो 1 और 2 अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास आ रहा है 54, ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 55 में क्या पूछा गया है, देखिए कुछ आपके पास साइंटिस्ट दिए गए हैं, कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, या आपको पूछा गया है। देखिए इसमें सबसे आसान तरीका जो ढूंढने का था वो ये था, क्योंकि ये जो आपके पास ये वाली कंट्रीब्यूशन है, ये आपके पास गैलापगोस फिंचेस। गैलापगोस फिंचेस को आप दूसरा नाम जो है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो कभी कभी आपने गैलापगोस फिंचेस पढ़ा होगा। गैलापगोस फिंचेस दीज आर आल्सो नोन एज डार्विनस फिंचेस। ये ग्रुप ऑफ 18 स्पीसीज ऑफ पेस्ट्रीन बर्ड्स होते हैं, वेल नोन फॉर देयर रिमार्केबल डाइवर्सिटी इन पीक, फॉर्म एंड फंक्शन। इनकी जो पीक होती है, जो आपकी जिसे आप चुंच कहते हैं, जो आपकी सामने चिड़ियों की चोंच होती है, ठीक है जी, तो इनकी अलग अलग फार्म्स और अलग अलग फंक्शंस होते हैं इन चोंच, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। 18 स्पीसीज पेस्ट्रीन बर्ड्स में से ये आ रही हैं। इन्हें डार्विन फिंचेस भी कहते हैं। इसलिए आपके पास सीधा सीधा बी का रिलेशन किसके साथ आ रहा है सर, बी का ऑप्शन थर्ड के साथ आ रहा है। बी थर्ड कहाँ आ रहा है सर, या तो सी ऑप्शन आ सकता है, बी का थर्ड का कहाँ पर आ रहा है सर, या तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ सकता है। अब आपके पास इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आ रहा है चार्ल्स एल्टन का। चार्ल्स एल्टन भी बहुत ही मशहूर इकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्हें फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी अगर आप चार्ल्स एल्टन का नाम भी आपने सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ एनिमल इकोलॉजी का नाम देते हैं। इन्होंने 1927 में इकोलॉजिकल पायरामिड का कंसेप्ट दिया था। आगे चलकर जो बायोडाइवर्सिटी रेजिस्टेंस हाइपोथेसिस है, जो आपके पास ये ऑप्शन में दिया गया था, ये कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था, जिसके माध्यम से ये बताते हैं कि वो इकोसिस्टम्स जहां आपके पास हाई बायोडाइवर्सिटी होती है वो मोर रेजिस्टेंट होती हैं इन्वेडर्स के लिए देन इकोसिस्टम्स विद लो बायोडाइवर्सिटीज। वो बायोडाइवर्सिटीज जहां आपके पास, वो इकोसिस्टम्स जहां आपके पास हाई बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट देखने को मिलता है, दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेडर्स एज कंपेयर टू इकोसिस्टम्स विद लो डाइवर्सिटीज। तो पहले का ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है सर, पहले का ऑप्शन 4 के साथ आ रहा है। तो ये कहां देखने को मिलता है आपके साथ, पहले का ऑप्शन सर यहां मिलता है आपके पास, पहले का ऑप्शन 4 के साथ मिलता है, बी का ऑप्शन 4 के साथ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर 55 का आपके पास सीधा सीधा बन के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके पास जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 56 आपके पास है। चलिए जी 56 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन 56 में पूछा गया है लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एन आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशन कुड बी एट्रीब्यूटेड टू। देखिए अब लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली भी हम पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर में भी कंसेप्ट आपको आए थे बहुत बार। तो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब हो गया इंक्रीज करता है ये रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ए पॉपुलेशन। कोई पॉपुलेशन एक्सटेंट होने के कगार पर आ रही है, एक्सटेंट होने के उसके कितने रिस्क बढ़ जाता है, ये लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी की माध्यम से जो है दर्शाता है। इंक्रीज लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग का कंसेप्ट इसमें सीधा सीधा आ रहा है। इन एडिशन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे द नंबर ऑफ डिलीटरियस जो आपके पास जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं विच माइट एक्यूमुलेट इन ए स्मॉल पॉपुलेशन थ्रू जेनेटिक ड्रिफ्ट का माध्यम कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है, कैन आल्सो मेक द पॉपुलेशन वल्नरेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 जो है जहां पर आएंगे वो आपके पास आ जाएगा। 2 और 4 कहां पर मिल रहा है सर, सी में मिल रहा है। तो आंसर जो है 56 का सी आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है जी। क्वेश्चन 57 सीधा बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है कि ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड, ठीक है, जिसका आंसर जो है प्रेसिशन जो है आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं ये कंसेप्ट और जियोग्राफी में भी कंसेप्ट पढ़ते हैं। प्रेसिशन अगर आप देखेंगे तो आप मान सकते हैं इट इज ए चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेशन एक्सिस ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसके जो
रोटेशन एक्सीज है, उसकी ओरिएंटेशन में चेंज आ जाना, उसे आप प्रेसिजन कहते हैं। अगर अर्थ के संबंध में आप इसको देखेंगे तो अर्थ के संबंध में जो इसका काज है प्रेसिजन का, वो माना जाता है इक्वेटोरियल बुलेज ऑफ द अर्थ काज्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ's रोटेशन। इसके साथ साथ अर्थ के संबंध में ये बात आप इंपॉर्टेंट याद रखिए कि प्रेसिजन ऑफ द अर्थ रोटेशन एक्सीज टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 26,000 साल, अप्रॉक्सीमेटली 26,000 साल लगते हैं टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो ये कंसेप्ट जो है सीधा सीधा आपको बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है प्रेसिजन की, तो ये आपको पता ही होगी। क्वेश्चन 58 पूछा गया है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस क्या है सर? होमियोस्टैसिस की अगर बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि होमियोस्टैसिस अगर इकोलॉजी के संबंध में आप देखेंगे, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन इट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी डिस्पाइट अन्य डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इसके बावजूद ये अपनी ओवरऑल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, या ऐसा कहें कि इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सके एज एन इक्विलिब्रियम की तरह पर, इसे आप होमियोस्टैसिस कहेंगे आप इकोसिस्टम के संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर ए में यही बात दर्शाई गई है सीधी सीधी, ए टेंडेंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज एंड टू रिमेन इन ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 में भी जो आपके पास बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास जो ओटिकोलॉजी है, ओटिकोलॉजी किसे कहेंगे? ओके, ओटिकोलॉजी आपके पास जियो इकोनॉमिकल स्टडी आती है किसी पर्टिकुलर स्पीसी की, किसी खास पर्टिकुलर स्पीसी की आप इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, ओटिकोलॉजी कहलाएगा। जो आपके पास सिंकोलॉजी कहा गया है, सिंकोलॉजी का कंसेप्ट आपके पास आप देखेंगे तो इसमें आप इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं होल प्लांट कम्युनिटी की या होल एनिमल कम्युनिटी की, ये आपके पास सिंकोलॉजी का कंसेप्ट आ गया। अगर आप पैलियोकोलॉजी देखेंगे तो इसमें आप देखते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स या इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट अक्रॉस जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। पोस्ट एज के साथ जो रिलेशन आ रही है, जो आपके पास पैलियो इकोलॉजी का कंसेप्ट आ रहा है। इसी के साथ अगर आप जीनोकोलॉजी देखेंगे तो ये ब्रांच है इकोलॉजी की, विच स्टडीज जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड कम्युनिटीज compared to their पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 का सीधा सीधा रिलेशन जो है डी के साथ मिल रहा है। 4 अगर आप डी लगाएंगे तो या तो ये आ जाएगा आंसर, तो या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है सी जो है आपने काट डाला। अब ओटिकोलॉजी जो है एक सिंगल जो है स्पीसी के बारे में हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्पीसी का कंसेप्ट कहाँ आ रहा है? 1 के साथ बी आ रहा है। 1 का बी कहाँ पर आपको मिल रहा है सर? 1 का बी जो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में सीधा सीधा आ रहा है। तो 59 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 60, वेस्टर्न घाट्स को क्या कहा जाता है? देखिए वेस्टर्न घाट में आपके पास बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, इसी वजह से वेस्टर्न घाट को हम एंडेमिक जो आपके पास क्रोन है इंडिया का, इसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, ये भी बेसिक पूछा गया है कि आपके पास जो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं उनके नाम पूछे गए। नीचे से अगर ऊपर जाएंगे सबसे पहले आपके पास ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर सर हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है, फिर हमारे पास मेसोस्फीयर आ जाता है, फिर हमारे पास थर्मोस्फीयर आ जाता है। तो इसी संबंध में नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में रहने वाले क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे आपके साथ। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। गुजारिश करेंगे साथ साथ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चाहे आप अगर आप में से कुछ स्टूडेंट JKSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, JKSSB के आपके पास जो अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का पेपर है, जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, सर आपके पास जो पटवारी का पेपर है, सब के लिए हम जो है आपके साथ क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। हर एक के लिए आपके पास चाहे देखिए JKSSB अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए हमने मैथमेटिक्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हर एक टॉपिक को बारीकी से आपके डिस्कस किया है, स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सर आपके पास जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है, जो आपके पास नॉलेज कंप्यूटर का टॉपिक है, जनरल साइंस की सर बहुत ही डीप में जाकर हमने आपके साथ क्लासेस दी हैं। इसी तरह से सेम कंसेप्ट आपके पास जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, पटवारी के लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाइए प्लेलिस्ट में और इन क्लासेस का फ्री में जो है लाभ उठाइए। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।